अगर किसी आदमी को मौसम बदलने पे बार-बार छींकें आती हो, नाक से पानी बहता हो, गले में खराश हो जाती हो, नाक कलवलाती हो, नाक बंद या खुली रहती हो, तो ये नाक की एलर्जी हो सकती है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। इसके साथ या इसके बिना अगर कोई कहता है गले में बार-बार खराश होती है, सुबह या रात में खाँसी आती है, छाती सैं-सैं करती है, साँस फूलती है, सीना जकड़ा-जकड़ा लगता है और मौसम बदलते समय जिसमें मौसम का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे गर्मी-सर्दी हो रहा हो, चाहे सर्दी से गर्मी हो रहा हो, जब गर्मी से के बाद बरसात हो रही हो, अब जब भी ये होता है तो कुछ सेट ऑफ लोगों में इस लक्षण के साथ सांस फूलने की या इन लक्षणों के बिगड़ जाने की हिस्ट्री मिलती है। आमतौर पे बुखार नहीं आता है, आमतौर पे ये लोग कम उम्र के होते हैं, किसी कोई कहता है हमको बचपन से बार-बार होता रहता है, पसली चलती रहती है। माँ-बाप बार-बार कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाते थे, कहते थे बड़े हो जाओगे ठीक हो जाएगा। तो बहुत-बहुत संभावना है कि ये अस्थमा के पेशेंट्स हों, क्योंकि ये एलर्जी से होता है ज़्यादातर, इसीलिए इसको एलर्जिक अस्थमा भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जब मौसम बदलता है, तो टेम्परेचर डाउन होने से, कोल्ड वायरसेस के संक्रमण से या जब मौसम बदलता है उस समय खेती-बाड़ी खेती कट रही होती है, तो उस समय पॉलेंस मतलब नहीं परागकण या कोई और फूल पौधे छोड़ रहे होते हैं, तो मौसम बदलते समय ज़्यादातर ये ट्रांजिशन फेज़ देखे जाते हैं फ्लावरिंग के, तो उसमें परागकण आ रहे होते हैं, धूल आ रही होती है, वायरसेस आ रहे होते हैं। उस समय कहते हैं कि ये बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि पहले किसी समय लक्षण कम, किसी समय लक्षण ज़्यादा होते हैं? साथियों, एलर्जी के चलते सांस के रीढ़ों में इसमें सूजन होती है, जिसको हम कहते हैं कि इओसिनोफिलिक सूजन कहते हैं। तो एलर्जी की वजह से जो सूजन होती है, ये कभी जाती नहीं है, न सीओपीडी में जाती है, जो स्मोकिंग से हो रही थी, और न अस्थमा में जाती है, कभी से हो रही थी। हाँ, इसके अंदर जब मौसम बदल रहा होता है, ट्रिगर्स आ रहे होते हैं, चाहे वो धूल, धुएँ के, कॉकरोच के, डस्ट के, मौसम परिवर्तन के, या इमोशनल स्ट्रेस के, जो भी ट्रिगर आते हैं, तो अचानक ये सूजन एक स्तर के काफ़ी ऊपर बढ़ जाती है और यही सब लक्षण फिर से पलटने लगते हैं। तो हमको लगता है सीजन पर हो रही है, वास्तव में सीजन तो सबके लिए पलट रहा है। तो ऐसे ही मरीजों में लक्षण क्यों पलट रहे हैं? तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर बेसिक बीमारी हमेशा बनी रहती है, और जब बेसिक बीमारी बढ़ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मिनिमल इन्फ्लेमेटरी लेवल, तो जो एमपीआई है, मिनिमल मिनिमल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन, जो सूजन का मिनिमम स्तर है वो बना रहता है, और ये मिनिमम स्तर परिवर्तन से बढ़ जाता है। और अगर इसका सही समय पे डायग्नोज करके इस सूजन को घटाए रखने के लिए कोई तरीका ना अपनाया जाता रहे, तो ये पूरी की पूरी सूजन सालों साल में बढ़ती चली जाती है। तो मरीज कहता है कि पहले मौसम बदलने पे कुछ दिन के लिए रहती थी, अब तो जरा सा मौसम बदलता है पहले हो जाती है, और साल भर में या बाद में पूरे साल भर एक जैसे लक्षण बने रहते हैं। हमको तो कभी आराम ही नहीं मिलता जो पहले मिल जाया करता था। तो इसलिए जो है हमको सीजन पर परिवर्तन पर हमको ध्यान देना है कि हमको ही सीजन पे क्यों हो रहा है, हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त उनको क्यों नहीं हो रहा है, और हमें को पहले क्यों नहीं होता था। जब हम ये सोचते हैं एक ही तरह के लक्षण मुझको बार बार क्यों आ रहे हैं, और हम किसी चेस्ट के डॉक्टर से मिलते हैं कि साहब ये लक्षण हमको बार बार पलटते क्यों हैं, इस बात पे चिंता करना, इस बात पे चिंता नहीं करना कि हम ठीक हो जाते हैं, इस बात को खुशी नहीं बनानी है, बार पलटता क्यों है। अगर हम इस पे ध्यान दें और हम डॉक्टर से कहें कभी ना कहीं 15 दिन से मुझको जकड़न हो रही है, हमेशा कहे सब 5 साल से बार बार इस तरह की जकड़न हो रही है, 10 साल से हमको बार बार हो रही है, तो डॉक्टर ध्यान देगा और शायद सही डॉक्टर आपको डायग्नोसिस तक पहुंचा देगा। ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये जीन्स और वातावरण के ट्रिगर्स का एक सम्मिलन है। इसके पीछे स्मोकिंग जैसा कोई बड़ा कारण नहीं है, जिसमें ये एक्वायर्ड बीमारी नहीं है सीओपीडी जैसी। अगर माँ बाप में एक माँ को अगर ये जीन्स हो तो 25% प्रोजेनी में मतलब आने वाली जनरेशन में 25% में अस्थमा होने की संभावना है, और माँ बाप दोनों में हो तो 50% संभावना है कि अगली पीढ़ी में दमा हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं 25% संभावना है तो हम कहते हैं 75% में नहीं भी है, और उसमें अगर हम कहते हैं 50% तो 50% नहीं है। तो जरूरी नहीं कि माँ बाप क्रोधी हो तो बच्चा क्रोधी हो ही, तो उसमें अस्थमा है तो हो ही, लेकिन जाने की संभावना प्रबल है। अगर उसको भी वही ट्रिगर मिलेंगे तो उसके अंदर वो लक्षण आ जाएंगे। अगर ये होने होते हैं तो माँ बाप में अगर अस्थमा है तो जिस उम्र में उनको लक्षण पहली बार अस्थमा के परेशान करना शुरू किए थे, उससे कम उम्र में उस बच्चे को होने की संभावना प्रबल रहती है। तो सबसे बड़ा कारण जेनेटिक है, और इसलिए जो है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया सकता। लक्षण इतने दबे हो सकते हैं कि मरीज को लगेगा कि मेरा तो अस्थमा कंट्रोल हो गया, खत्म हो गया, लेकिन जैसे कहते हैं कि आपको मौसम बदलेगा, 1 या 2 मौसम, तो आपको फिर से लक्षण आने लग जाएंगे।
अस्थमा को जब हम लोग शक के लक्षणों से करते हैं वही लक्षण ज़्यादातर में मिलते हैं। जैसे बताया हमने कहते कि मौसम बदलते समय आपको छींके आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश हो जाना, नाक जकड़ना, ये एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण हैं। और इसमें लक्षण है सुबह रात में खांसी आना, छाती सह करना, सांस फूलना, सीना जकड़ा लगना। आमतौर पर इसमें बुखार नहीं आता है। एलर्जी की जनरली अस्थमा के पेशेंट्स में पॉली एलर्जी हो सकती है। पॉली एलर्जी का मतलब क्या होता है कि शरीर के दूसरे अंग में भी एलर्जी के लक्षण मिल सकते हैं। परिवार में हिस्ट्री मिल सकती है कि माँ बाप या उनके कजिन्स में एलर्जी की कोई और बीमारी हो या अस्थमा ही हो। जैसे स्किन की एलर्जी हो जाए, जैसे एक्जिमा हो जाए, या कहते हैं कि आंख में एलर्जी होती हो, जैसे आंख में खुजली होना, लाली आ जाना, या जैसे पेट में एलर्जी हो, जैसे किसी खाद्य पान को लेकर के कि उनके अंदर अंडे को लेकर एलर्जी है, या मूंगफली को लेकर एलर्जी है, या गेहूं को लेकर एलर्जी है। कुछ भी मिल सकता है, जरूरी कि मिले। अगर ये मिलता है तो उनको समझाने में थोड़ी आसानी मिलती है कि जब माँ बाप में है और बढ़ती जा रही है, अगर वो सही इलाज नहीं कर रहे हैं तो आपको भी एलर्जी स्वीकार करना है। जेनेटिक है तो कंट्रोल कर सकते हैं और लगातार इस पर सूजन को कंट्रोल कर करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ज्यादातर तो लक्षणों का प्रारूप अब तक तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर ये लक्षण मिलेंगे तो हम कह देंगे तुमको अस्थमा है। तो ज़्यादातर हम लोग इसी से ही अनुमान लगा लेते हैं अस्थमा है। हिस्ट्री अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन तब भी हम लोग एक स्क्रीनिंग के तहत, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी बीमारी की शुरुआत ही हो अस्थमा के साथ। अस्थमा एक के लिए भी हो सकता है, दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो हम लोग एक बार एक्सरे जरूर कराते हैं, खून की सामान्य जाँच कराते हैं। और जैसा मैंने बताया COPD में स्पायरोमीट्री का टेस्ट इसके अंदर भी करते हैं। स्पायरोमीट्री से जैसे उसके अंदर एक स्पेसिफिक चेंज के बाद हम कहते हैं कि हाँ नहीं इसमें COPD ही है पीछे के बैकग्राउंड से। ऐसे ही अस्थमा के साथ भी ये होता है, कहते हैं कि इसके अंदर वो एक स्पेसिफिक चेंज मिलते हैं। और इसके अंदर खास चेंज ये मिलता है कि जैसे ही हम सांस की दवा देते हैं वैसे इसके अंदर 200 ml और 12% से ऊपर का सांस की नली रिस्पांस देती है। तो हम कहते हैं कि अस्थमा ही है। इस तरह से हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं। एलर्जिक अस्थमा में सबसे पहले तो हम ट्रिगर से बचते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन तो आपके शरीर में है, ट्रिगर्स आते हैं तो आप उसमें तो जो धूल धुआं ठंडक है, अगर आपके घर में सफाई कम है, मतलब तिल चिट्टे चिट्टे हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। डस्ट है तो उनसे बचना पड़ेगा। मैटिंग घर से हटा दीजिए। पर्दे हल्के रखिए ताकि बार बार धोए जा सकें। घर में पोछे लगवाइए। कुत्ता बिल्ली पाला है तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि कुत्ते की बिल्ली के जो रोए होते हैं वो भी कहते हैं कि एलर्जी कारण हो सकते हैं। घोड़ा अगर पाला है तो उनके लीद विद में या उनके बालों से हो सकता है। तो रोएदार जानवरों से आपको बचना है। जिन चीज़ों के संपर्क में आने पे आपके लक्षण ट्रिगर कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको उससे एलर्जी है। आप उससे हटा लीजिए अपने आप को। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इमोशनल स्ट्रेसेस से बचिए, क्योंकि इमोशन से भी अस्थमा आपका के लक्षण प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं दवा लेने के बावजूद। तो इमोशनल स्ट्रेस से बचना है। मौसम परिवर्तन के समय ज़्यादा अलर्ट रहना है। और जब आपने ट्रिगर से बचे उसके बाद भी जो सूजन है उसको नॉर्मल लाने के लिए लगातार आपको इन्हेलर पद्धति से दवा लेनी है। ये सूजन चूंकि इस्नोफिलिक टाइप की होती है, इसके अंदर इनहेल्ड स्टेरॉयड दवा जो है सबसे ज़्यादा कारगर है, जो सूजन घटा देती है। अगर हम ये स्टेरॉयड के वर्ड से हम कतई न डरें। स्टेरॉयड जो ओरल होती है, मतलब टैबलेट में जो हम स्टेरॉयड लेते हैं, वो पूरे शरीर भर में खून से पहुंचती है और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हुई टारगेट ऑर्गन, मतलब जैसे इस केस में फेफड़ा या किसी केस में जोड़, वहां पर एक बहुत छोटा हिस्सा पहुंचता है। तो बरसों बरस जब हम स्टेरॉयड खा रहे होते हैं, महीनों बरसों खा रहे होते हैं, तो हमारे सर से नक तक सारे हिस्से स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट से पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जल्दी कहते हैं कि बाल झड़ना हो गया, चाहे जल्दी मोतियाबिंद होना हो गया, चाहे पूरे शरीर में सूजन आना हो गया, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, मतलब जांघ वांग की मांसपेशियां दुबली होने लग गई, और कहते हैं कि पीठ के ऊपर हम्प बनने लग गए, ऐसे ही हड्डियां गलने लग गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होने लग गया, और कहते हैं कि हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी होने लग गई। ऐसी कई समस्याएं ओरल स्टेरॉयड से आ जाती हैं। लेकिन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉयड चूंकि सीधे फेफड़े में जाता है, वहीं से वेस्टेज होकर के नाक से बाहर निकल आता है। कुछ भी उसमें सांस नलियों में जो स्रोत है इन्फ्लेमेशन, वहाँ के सरफेस पे चिपकने के अलावा कुछ भी नहीं करता, ब्लड में नहीं जाता। इस तरह से वो कतई सुरक्षित है। ये दवाइयाँ माइक्रोग्राम में हैं। 1 मिलीग्राम में
1000 माइक्रोग्राम होता है, तो समझ लीजिए, और उसका भी 80% 70% नाक से वेस्ट हो जाता है। जब आप सबसे सही तरीके से इन्हेलर ले रहे होते हो, खराब ढंग से लेंगे तो और भी कम जा रहा होगा। और समझिए जो मरीज अस्थमा के इन्हेलर ले रहे हैं उनके अनुभव को पूछें कि जब से उन्होंने इन्हेलर लेना चालू किया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो टैबलेट सिरप ले रहे थे उस क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत अच्छी है। सबसे पहले, अगर एक ही तरह के लक्षण बार बार हो रहे हैं तो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए कि हमको ये लक्षण क्यों हो रहे हैं। बीमारी को हमेशा नाम जानिए। तकलीफ, लक्षण तो आपको डॉक्टर पास जाने के लिए मजबूर करती है, डायग्नोसिस नहीं है वो। कि लक्षण दबा, बीमारी खत्म। अगर एक ही तरह के लक्षण बार बार हो रहे हैं तो बीमारी का नाम जानिए कि क्यों आप ही को हो रहे हैं। पहला, जैसे इस केस में मान लीजिए आपको डॉक्टर बताते हैं कि ये जो सारे लक्षण आपको 4-5 साल से परेशान कर रहे हैं, जांच के बाद आपको अस्थमा है मान लीजिए। तो अस्थमा कहाँ होती है? सांस में सूजन के रूप में होती है। इस सूजन को कैसे घटाना है? नॉर्मल तक लाना है। जैसे हमारी आंख कमजोर है तो हम ऐसा पावर का चश्मा पहनते हैं कि हम सामान्य आदमी की तरह काम कर सकें। चश्मा नहीं उतरता, नहीं उतरता। मेरा इन्हेलर छोड़ना जरूरी नहीं है। इन्हेलर के सहारे क्वालिटी लाइफ जीना जरूरी है। हमको सांस का अटैक ना पड़े, हम स्वस्थ जिंदगी से सकें, सामान्य आदमी की तरह भाग दौड़ कर सकें, कहीं घूमने जा सकें, और हम कहीं हमको इमरजेंसी में किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में न जाना पड़े कि हमारी सांस उखड़ गई इसलिए भर्ती हो रहे हैं। तो अगर ये हो सकता है तो हमारी क्वालिटी लाइफ अच्छी है। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि आपकी डायग्नोसिस क्या है, जरूर बनवाइए। ट्रिक, अगर आपको अस्थमा है तो जिन चीज़ों से आपका बढ़ता है, कुछ तो जनरल परहेज है, धुआं, ठंडक। उसके अलावा जिन चीज़ों के संपर्क में आपके ये लक्षण प्रकट होते हैं, उनकी एलर्जी मान करके उनसे दूर हो जाइए। लिस्ट मत बनाइए कि हमको उड़द नहीं खाना, चावल नहीं खाना, डर करना। जिन चीज़ों से वास्तव में बार बार तकलीफ हो रही तब आप उसको एलर्जी मानिए। जब आपको इन्हेलर प्रेस्क्राइब किया जाए, इन्हेलर की टेक्निक सही ढंग से कीजिए, सही तरीके से लीजिए, नियमित लीजिए। ये नहीं कि मुझको सांस नहीं फूल रही है, खांसी नहीं आ रही, सांस नहीं फूल रही, खांसी नहीं आ रही तो हमको इलाज बंद कर दिया अपने मन से। दिन में 2 बार बताया गया तो 1 टाइम कर दिया, रोज लेने को कहा गया है तो 1 दिन छोड़ छोड़ के लेने लगे, जब ज़्यादा सांस फूलेगी चौथे 5वें दिन ले लीजिए। ये इलाज का तरीका नहीं। नियमित इलाज लीजिए, डॉक्टर की सलाह पे लीजिए, और फेफड़े की क्षमता पर नजर रखिए। जहां से आपने इलाज शुरू किया था कितनी फेफड़े की क्षमता थी, नॉर्मल से कितना गैप था, ये गैप कम हो रहा है कि नहीं, हम नॉर्मल से कितने पास कितने दिन में आ पा रहे हैं। और फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ अब इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है या बहुत फायदा हो गया, और अब यहाँ पर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज घटाने की भी आपको सलाह दे रहा है। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी दवा घटाने की नौबत आ जाती है डॉक्टर के हाथ से, बहुत सुंदर बात होगी। सबसे बड़ी सावधानी सही तरीके से लेते हुए अपने अस्थमा को अच्छे तरह से कंट्रोल करना है। अक्सर छोटे बच्चों में जो अस्थमा होता है, माँ बाप स्वीकार नहीं करते कि इसको अस्थमा है, इन्हेलर नहीं देना चाहते, और बाद में ऐसे बच्चे असाध्य अस्थमा का रोगी बन करके बहुत ही खराब जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। अस्थमा के बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चे का डॉक्टर, आपका चेस्ट का डॉक्टर अगर आपसे बतलाता है कि ये जो बार बार लक्षण हो रहे हैं इसमें अस्थमा हो सकता है, और अस्थमा के लिए उसको इन्हेलर बतलाता है, कृपया करके बिना किसी डर के इन्हेलर लें। इन्हेलर आपके लिए जीवन वरदानी है। आप इन्हेलर लगातार लें, बच्चे को अच्छी जिंदगी दें, नहीं तो उसकी जिंदगी बड़ी ही दयनीय हो सकती है।